गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अनंत फेथ लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर 10th क्लास के लिए। तो साइंस का ये मॉडल पेपर है जिसका हम देखेंगे आज सॉल्यूशन। ए भाग में एमसीक्यू क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसके अंदर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश्च प्रवाह को रोकता है। संकुचन के समय हृदय के पश्च प्रवाह को रोकता है। ऑप्शन ए है वाल, ऑप्शन बी है नीले की दीवारें, ऑप्शन सी है आलिंद की दीवार और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है वाल, यानी जो हृदय के अंदर जो वाल होते हैं वो हृदय के अंदर रक्त के पश्च प्रवाह को रोकते हैं। तो बच्चों देखिए, जो वाल है हम जानते हैं आलिंद, हृदय के अंदर ऊपर दो आलिंद होते हैं, नीचे निलय होते हैं और आलिंद और निलय के बीच में वाल स्थित होते हैं। तो ये जो वाल हैं वो हृदय के अंदर रक्त के पश्च प्रवाह को रोकते हैं। जैसे ही आलिंदों से रुधिर निलय में आता है तो ये वाल बंद हो जाते हैं और रुधिर का पश्च प्रवाह नहीं हो पाता है। तो इसका राइट आंसर है संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश्च प्रवाह को रोकने में वाल प्रभावी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। एक न्यूरॉन में विद्युतीय संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन कहां पर होता है? एक न्यूरॉन में विद्युतीय संकेतों का रासायनिक परिवर्तन, यानी रासायनिक जो संकेत है उनका जो परिवर्तन है वो कहां पर होता है? तो न्यूरॉन के प्रमुख भाग होते हैं, कोशिकाएं भी न्यूरॉन का भाग होता है, तंत्रिकाक्ष भी होता है, ध्रुमांश भी होते हैं, कोशिकाएं के अंदर कोशिका द्रव भी उपस्थित होते हैं। न्यूरॉन की जो संरचना होती है वो इस प्रकार से होती है। ये न्यूरॉन के की जो कोशिका काय है और ये न्यूरॉन का तंत्रिकाक्ष है जिसमें इस प्रकार से ध्रुमांश होते हैं। ये कोशिका काय का बड़ा केंद्रक, ये तंत्रिकाक्ष है, ये इसमें कोशिका द्रव है। तो इसमें रासायनिक संकेतों में परिवर्तन कहाँ होता है? रासायनिक संकेतों में परिवर्तन तंत्रिकाक्ष पर होता है। जो तंत्रिकाक्ष है यहाँ पर रासायनिक संकेतों में परिवर्तन होता है। तंत्रिकाक्ष पर माइलिन आच्छेद का आवरण होता है, माइलिन सहित का आवरण होता है जो रासायनिक संकेतों में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। मानव में मस्तिष्क का कार्य है। मानव में मस्तिष्क का कार्य है। मस्तिष्क हमारे तंत्रिका तंत्र का एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक प्रमुख अंग है। मस्तिष्क का जो मुख्य कार्य है सोचना, संतुलन बनाना, हृदय स्पंदन, उपरोक्त सभी। तो देखिए मस्तिष्क सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, न केवल सोचना, समझना, विचार करना, मेमोरी, हृदय स्पंदन, संतुलन बनाना। तो इसका राइट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ठीक है, जो कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई जीनी संरचना का बाह्य लक्षण होगा। तो ये जो कैपिटल संकेत के रूप में जिनको व्यक्त किया जाता है ये प्रभावी लक्षण होते हैं। जैसे लक्षण होते हैं, ये प्रभावी लक्षण होते हैं। इन प्रभावी लक्षणों को हम देखिए कैपिटल आर गोल पीले, जो मेंडल ने गोल पीले बीजों वाले मटर के पौधों का चयन किया था
तो यहाँ पर गोल पीले जो होते हैं उनको कैपिटल R और कैपिटल वाई से सांकेतिक किया गया है। यहाँ R राउंड यानी गोल के लिए, Y यानी येलो पीले के लिए। तो प्रभावी लक्षणों वाले पौधों को कैपिटल से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है गोल पीला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान होता है। तो देखिए आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन में परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के समान होता है, जो इसका राइट आंसर है। हम जानते हैं जब परावर्तन क्रिया होती है, जब प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर पड़ती है, तो जो परावर्तन क्रिया है, परावर्तन क्रिया में प्रकाश की किरण सीधी उसी जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में लौट जाती है। और परावर्तित जो आपतित किरण है अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उस कोण को कहते हैं आपतन कोण, जिसे हम साइन आई भी बोला जाता है। और जो परावर्तित किरण है वो अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसे कहेंगे परावर्तन कोण। ये परावर्तन कोण है साइन R। तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, जिसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी परावर्तन कोण के समान। नेक्स्ट देखिए, बाह्य आघातों से आंख की सुरक्षा करता है। बाहरी आघातों से आंख को सुरक्षा प्रदान कौन करता है? कॉर्निया, परितारिका, रक्तक पटल, श्वेत पटल। तो बाह्य आघातों से जो सुरक्षा प्रदान करता है वो श्वेत पटल है। तो देखिए जो नेत्र है, मानव का जो नेत्र है, उसकी यदि हम संरचना देखें तो जो सबसे बाहरी आवरण है जो बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है वो श्वेत पटल है। ये श्वेत पटल है, श्वेत पटल। इस श्वेत पटल का जो भाग हमें दिखाई देता है, इस श्वेत पटल का जो भाग हमें दिखाई देता है उसको कहते हैं कॉर्निया। तो ये भाग कॉर्निया है। मानव नेत्र एक गोला है जिसमें 3 परत होती है। श्वेत पटल, इसके ऊपर जो श्वेत पटल के ऊपर की जो परत होती है उस परत को कहते हैं हम रक्तक पटल। रक्तक पटल के ऊपर की जो परत होती है उसको हम कहते हैं कॉर्निया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो श्वेत पटल है वो बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी परिपथ में एक कूलाम आवेश को, यदि किसी परिपथ में एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तब 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा? हम जानते हैं विभवांतर V बराबर W/Q होता है। विभवांतर V बराबर W/Q, जिसमें W कार्य है, W कार्य है, ये जूल में दिया गया है 1 जूल। तो V बराबर 1 और जो Q है कूलाम है, 1 कूलाम, 1/1 यानी 1 वोल्ट। तो 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान 1 वोल्ट होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 वोल्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक तार का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? ठीक है, चालक तार का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो इनमें देखिए चालक तार की लंबाई पर चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। हम जानते हैं R समानुपाती L। चालक तार का जो प्रतिरोध है वो लंबाई पर निर्भर करता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, R प्रोपोर्शनल टू 1/8। ठीक है, उपयुक्त दोनों पर निर्भर करता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी चालक तार का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं।
यानी इन पर निर्भर करता है। तो ऐसा कोई राशि नहीं दे रखी जिस पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए वातावरण में लोहे के ऊपर भूरी परत चढ़ने की प्रक्रिया। वातावरण में लोहे के ऊपर भूरी परत चढ़ने की जो प्रक्रिया है उसको हम संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, तो वातावरण में लोहे पर जो भूरी परत जो चढ़ती है उसे कहते हैं संक्षारण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगली जो रिएक्शन है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए धातुएं संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करती है। धातुएं संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करती हैं। तो धातु देखिए हम जानते हैं धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करती हैं। जैसे सोडियम है, Na है, तो Na जब इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो Na प्लस में बदलता है, यानी धनायन में बदलते हैं। तो धनायन में बदलते हैं। अधातुएं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती हैं और ऋणायन में बदलती है। हम जानते हैं जो धनायन का आकार है वो अपने मूल परमाणु से छोटा होता है, क्योंकि धातुएं जब इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं तो उनका एक कोष कम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए धातुएं संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करती हैं। धातुएं धनायन का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, O3 किसका रासायनिक प्रतिरूप है। O3 किसका रासायनिक प्रतिरूप है। ऑक्सीजन का, ऑक्साइड का, ओजोन का या फिर ऑर्गन का। हम जानते हैं ऑक्सीजन का O2 है, ऑक्साइड BO2 है। यहाँ पर जो ओजोन है, ओजोन का प्रतीक रासायनिक प्रतीक O3 है। ठीक है, नेक्स्ट दांतों का दंत क्षय। जो दांतों का दंत क्षय है, यानी दांतों का भद्दा होना या दांतों का गिरना या दांतों का गलना, जिसको हम दंत क्षय कहते हैं। तो दांतों का दंत क्षय पीएच मान कितना होने पर शुरू होता है। जो दांतों का दंत क्षय है वो पीएच मान 5.5 से कम होने पर होता है। ये याद रखना है आपको। जो दांतों का दंत क्षय है, दंत क्षय है ये 5.5, यदि मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो दांत गलने लगते हैं, दंत क्षय होने लगता है, दांत भद्दे होने लगते हैं। यदि पीएच 5.6 से कम होता है, जैसे 5.6 जो पीएच है वो अम्लीय वर्षा का है। ठीक है, यदि वर्षा के जल का पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। यदि मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो उससे दंत क्षय होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है 5.5 से कम होने पर। नेक्स्ट चलते हैं, पुष्प में नर जनन भाग का नाम क्या है। जो पुष्प है, पुष्प की संरचना हम देखेंगे। देखिए पुष्प में नर जनन भाग का क्या नाम है। तो यहाँ पर देखिए पुष्प में नर जनन भाग का क्या नाम है। जो पुष्प होता है, पुष्प की जो संरचना हम बनाते हैं, देखिए ये पुष्प की संरचना है। पुष्प की जो अनुप्रस्थ काट है उसका चित्र हम बना रहे हैं। उसके पादपों में अधिकांश जो पुष्प होते हैं वो द्विलिंगी या उभयलिंगी होते हैं। यहाँ पर ये पुतंतु है, पुतंतु।
ये परागकोश है, दोनों को सम्मिलित रूप से पुंकेसर या नरजननांग कहते हैं। ये पुंकेसर है। ऐसे बहुत सारे पुंकेसर है। यहाँ पर देखिए 4 पुंकेसर नजर आ रहे हैं, 1 2 3 और 4। यानी इन पुंकेसरों को संयुक्त रूप से हम कहेंगे पुमंग। तो पुमंग नरजननांग होता है जिसमें बहुत सारे पुंकेसर हैं। तो पुंकेसर भी सभी क्या है, नरजननांग हैं। तो पुष्पीय पादपों में जो पुंकेसर होते हैं वो नरजननांग हैं। पुष्पीय पादपों के अंदर जो पुंकेसर है, यहाँ पर ऑप्शन है स, ये पुंकेसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, विद्युत चुंबक बनाया जाता है। विद्युत चुंबक कठोर लोहे का, नरम लोहे का या किसी भी प्रकार के लोहे का बनाया जा सकता है, या नरम व कठोर दोनों ही प्रकार के लोहे से। तो विद्युत चुंबक में नरम लोहे का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है बी, नरम लोहे का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, धातुएं संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करती हैं? धातुएं संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का निर्माण करती हैं। तो धातुएं देखिए धनायन का निर्माण करेगी। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखिए, ये कंप्लीट होता है एमसीक्यू। उसके बाद आते हैं हमारे रिक्त स्थान। ये रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान में देखिए नंबर 1, पहला रिक्त स्थान है, लार में पाए जाने वाले एंजाइम को, लार में पाए जाने वाले एंजाइम को लारीय एमाइलेज कहते हैं। लारीय एमाइलेज, एमाइलेज या टाइलिन, टाइलिन का ही नाम दूसरा नाम है एमाइलेज, जो ग्लूकोज को अपघटित करता है, ग्लूकोज का पाचन करता है, ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट को पचाकर ग्लूकोज में बदलता है। तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है एमाइलेज, लार में उपस्थित होता है। दूसरा है देखिए, प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व, प्रकृति में जो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है उसमें है पोटेशियम। पोटेशियम के, पोटेशियम के प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है। नेक्स्ट देखिए, मादा में अंडाशय की संख्या, जो मादा है, मादा प्राणी है मानव में, उसमें अंडाशय की संख्या 2 होती है। मादा में 2 अंडाशय की संख्या होती है, जिसको हम देखेंगे। जो मादा है उसमें 2 इस तरह की अंडाशय होती है। मादा जननांग में हम बनाते हैं, देखिए इस तरीके से। तो इस प्रकार देह गुहा में 2 अंडाशय स्थित होती है। ये अंडाशय है, देह गुहा के अंदर उपस्थित होती है। तो मादा में अंडाशय की संख्या 1 जोड़ी, मतलब 2 होती है। 2 यहां लिख देंगे, 1 जोड़ी, 1 जोड़ी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नल के जल का पीएच मान, जो नल का जल है उसका पीएच मान कितना होता है? नल के जल का पीएच मान 7.0 होता है। नल के जल का जो पीएच है उदासीन होता है, साल्टी होता है। तो नल के जल का पीएच 7.0 है। जल नेक्स्ट है नंबर 5, जल का अपवर्तनांक कितना होता है? जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। तो अपवर्तनांक से संबंधित एक टेबल दी हुई है बुक के अंदर, उसमें से आप देखेंगे जहां पर 2.42 सबसे ज्यादा हीरे का अपवर्तनांक है। तो यहाँ पर जल का अपवर्तनांक 1.33 है। नेक्स्ट,
वोल्ट मीटर को सदैव परिपथ में, वोल्ट मीटर को सदैव परिपथ में संयोजित किया जाता है। वोल्ट मीटर को परिपथ में सदैव समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है क्या कहलाते हैं? तो सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उनको उत्पादक या प्रोड्यूसर कहा जाता है। प्रोड्यूसर कहते हैं, स्वपोषी होते हैं और पोषण के आधार पर उनको स्वपोषी कहते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्षमता के आधार पर उन्हें उत्पादक कहा जाता है। तो बच्चों देखिए, ये अपना 10th क्लास का ए पार्ट है। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बी पार्ट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, जो अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन है। ओके, थैंक्स।